गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूएस इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस बेहद खास क्लास में हम आपको मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, जो कि थॉमस हार्डी का बेहद पॉपुलर नॉवेल है, उस नॉवेल की समरी आपको हिंदी में सुनाएंगे। तो नॉवेल पर चलें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें आपको स्टोरी समझ में आई, स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं तो वो पूछ सकते हैं। हर टाइम हम अलर्ट रहते हैं उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए। जी हाँ, अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करें। तो यस गाइज, टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आते हैं अपने इस लेक्चर पर। लेकिन इस मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की समरी हम आपको सुनाएं उससे पहले इसके जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमेगी, उनसे आपका हम जरा परिचय कराते हैं। तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के बारे में पहले थोड़ा सा 1886 में इस नॉवेल का पब्लिकेशन हुआ था। थॉमस हार्डी ने लिखा था, विक्टोरियन एज के बेहद फेमस नॉवेलिस्ट रहे हैं और जिनका जन्म 1840 में हुआ था, डेथ इनकी 1928 में हुई थी। तो जल्दी से चलते हैं नॉवेल के लीडिंग कैरेक्टर्स के ऊपर। तो इसका मेन कैरेक्टर्स जिसे हम हीरो भी कह सकते हैं, तो ही इज़ माइकल हेंचर्ड। नॉवेल का पहला कैरेक्टर माइकल हेंचर्ड। अगला लीडिंग कैरेक्टर सूजन है, जो माइकल हेंचर्ड की वाइफ हैं। अगली कैरेक्टर एलिजाबेथन जैन, जो इनकी बेटी है। नेक्स्ट कैरेक्टर न्यूसन है, जो एक सेलर है, मतलब एक नाविक है, समुद्र की यात्रा करने वाला है। डोनाल्ड फारफ्री, ये इनका कॉम्पिटिटर है कई मामलों में, माइकल हेंचर्ड का आगे बना आके। एक बड़ा ट्रेडर है, एक बड़ा मर्चेंट है। ल्यूसिटा, जो इसकी एक बिलविड है माइकल हेंचर्ड की, और जो कि इनकी इस फर्म में अलग अलग लोगों के साथ, मतलब डोनाल्ड फारफ्री और माइकल हेंचर्ड दोनों के साथ काम करने वाला इनका फर्म का मैनेजर रहा था। तो ज़रा कहानी की हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुछ ऐसे होती है गाइज कि माइकल हेंचर्ड ये प्रोफेशन या पेशे से हेक क्रशर था, मतलब एक घसियारा था, घास काटने वाला व्यक्ति था। और उसकी पत्नी सूजन थी, एक बेटी थी छोटी सी जिसका नाम एलिजाबेथ था। तो एक बार काम की तलाश में ये तीनों, माइकल हेंचर्ड अपनी पत्नी सूजन के साथ बेटी को लेके काम की तलाश में निकलता है। पैदल ही चलता है, चलते चलते काफ़ी आगे पहुंचा तो ये एक जगह पड़ती है जो कि थॉमस हार्डी का एक इमेजिनरी टाउन है, वो वेसेक्स है। वेसेक्स मतलब कहीं पे फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं करता है इस नाम का कोई भी शहर, लेकिन थॉमस हार्डी ने इसे अपनी उन कहानी के लिए एक केंद्र बिंदु बना दिया था कि सारे कैरेक्टर्स उसी वेसेक्स से निकलते हैं, जबकि इस नाम का कोई शहर दुनिया के किसी मैप पे नहीं था। तो वेडन प्राइड्स में पहुंचते थे, जो नज़दीक है, वेसेक्स का ही एक एरिया पड़ता है। तो यहाँ पर जब पहुँचते पहुँचते थकान हो गई, रुक गए, ये लोग आराम करने लगे, हेंचर्ड अपनी पत्नी और बेटी के साथ। तो होता क्या है कि वहीं पास में ही एक कैटल फेयर था, मतलब एक जानवरों का एक बाज़ार लगा हुआ था। उसमें शीप भी थे, घोड़े भी थे और गाय भैंस, इस तरह के तमाम जानवर का एक मेला था, एक बाज़ार लगा हुआ था। उसी के समीप ये लोग रुक जाते हैं। पास में ही थकान हो गई थी तो सोचा कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो एक दुकान होती है जिसमें दलिया, दूध या चाय इस तरह की मिल रही थी, यही इन्होंने ले लिया। इसके साथ साथ कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जिन पे इन सब चीज़ों के पीछे भी कुछ चीज़ होती है, और उन चीज़ों को हर कोई नहीं समझ पाता कि इस पे और भी क्या सेल होता है, क्योंकि वो एक इलीगल तरीके से चल रहा होता है व्यापार या कारोबार। तो वो माइकल हेंचर्ड तो समझ गया था, क्योंकि वो उसी प्रवृत्ति का आदमी था। तो बच्चों को, अपनी वाइफ को उसने तो दलिया खिलाया, खुद उसने चाय या दूध वो लिया। उसके बाद अंदर पहुंचा, वो वहाँ पे जो एक महिला थी जो उसे सेल कर रही थी, उससे पूछा जाके कि कोई कुछ और भी चीज़ है, तो उसने बता दिया कि हाँ, दारू हमारे यहाँ पे है। तो उसने एक पैग ले लिया, एक पैग और ले लिया। करते करते उसमें नशा काफ़ी हो गया, इतना ले लिया कि वो अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब इस माइकल हेंचर्ड को अच्छा खासा नशा हो गया तो अब वहाँ पे वो बदतमीज़ी देने लगा, परेशान करने लगा। जो वहाँ पे और कस्टमर्स थे उनसे ऊल जलूल बोलने लगा, बात करने लगा। लोगों ने उसे शांत किया। तो इसी अपने नशे में ही वहाँ पे अपनी वाइफ को लेके बहुत बुरा भला उससे कहने लगा। वो बेचारी उसे शांत करती, लेकिन माइकल हेंचर्ड को दारू का नशा सिर चढ़ के बोल रहा था और वो उसे बुरा भला कह रहा था कि सूजन
तुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तुझसे शादी हुई जब से तू हमारे साथ आई है, मेरे जीवन में आई है, तभी से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। तुझसे तो छुटकारा मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। यही बात करते करते वहाँ पे एक आदमी आ बैठा और वो था न्यूसन, जो मैंने आपको बताया था। वो कौन था? एक नाविक था, एक सेलर था, समुद्री यात्रा को करने वाला था। तो अब इसने माइकल हैंचर्ड ने उसका सौदा कर दिया कि तुम हमारी वाइफ को खरीद लीजिए। सूजन इस बात को सुन के बड़ा दुखी हुई कि ये आदमी जिसके साथ हमारी शादी हुई है और वो आदमी हमें सेल कर देगा। लेकिन वो नशे में था और उसने उसकी बोली लगा दी। उसने उसकी जो बोली लगाई वो 5 गिन्नी मतलब 5 गिन्नी में सौदा कर दिया कि जो आदमी आएगा 5 गिन्नी देगा। न्यूसन ने एकदम से कैश 5 गिन्नी का निकाला और माइकल हैंचर्ड को दे दिया। माइकल हैंचर्ड ने हाथ में रखा। सूजन बहुत समझा रही थी, बोल रही थी कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम तुम्हारी पत्नी हैं, शादी होके साथ आए हैं। लेकिन माइकल हैंचर्ड कुछ सुनने को तैयार नहीं था और न्यूसन ने भी जब उसे पैसे दे दिए थे तो अब न्यूसन का हक सूजन के ऊपर बन जाता है। सूजन भी बेचारी रोती रही, बिलखती रही और उसने अपनी उंगली से वो रिंग निकाली और माइकल हैंचर्ड के ऊपर फेंक के सूजन न्यूसन के साथ अपनी बेटी को गोद में लेके कंधे पे बिठा के चली जाती है। तो न्यूसन एक अलग दूसरी जगह पे पहुंचता है। अब ये शाम थी, वहीं पास में ही उसी दुकान की बगल में ही माइकल हैंचर्ड सो गया उस नशे में। जब सुबह हुआ, उसका नशा जब उतरा, तब उसे समझ आया कि उसने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। वो जो सोचा नहीं था कभी वो कर बैठा है, वो खुद बहुत पछतावा हुआ। माइकल हैंचर्ड दौड़ने लगा, इधर उधर देखा, भागा वेसेक्स में और जो कैस्ट्रा ब्रिज आसपास चारों तरफ देखा, लेकिन उसे न्यूसन नहीं मिला, सूजन नहीं मिली, एलिजाबेथ नहीं मिले, कोई नहीं मिला। माइकल हैंचर्ड बहुत दुखी होने लगा, परेशान होने लगा। माइकल हैंचर्ड अब उस जगह को छोड़ के एक नए शहर में, एक नई जगह पे पहुंच गया। वो नया शहर, नई जगह थी कैस्ट्रा ब्रिज शहर। कैस्ट्रा ब्रिज शहर में आ गया, रहने लगा। उसने उसी दिन कसम खाई कि जिस शराब ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारे परिवार को ख़त्म कर दिया और हमें अकेला छोड़ दिया इस दुनिया में, अब इस शराब को, इस दारू को हम आने वाले 20 वर्ष तक हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से बोला उसने और उसके बाद उसने मेहनत करना शुरू कर दी। इसी शहर में छोटे छोटे काम उसने शुरू करे, कोई तमाम तरह के छोटे छोटे व्यापार, छोटे काम, गेहूं की खरीद, धान की खरीद, इस तरह का उसने एक काम शुरू किया। ये काम उसका लगातार बढ़ता चला गया क्योंकि अब वो शराबी नहीं रहा, अब वो पूरे होश और हवास में अपने काम को करने लगा। तो काम बढ़ने लगा, बढ़ता चला गया। देखते ही देखते धीमे धीमे वो इस शहर का एक प्रोमिनेंट चेहरा बन गया। किसका? कैस्ट्रा ब्रिज शहर का। कैस्ट्रा ब्रिज शहर के बहुत रिच लोगों में गिना जाने लगा। कैस्ट्रा ब्रिज शहर का एक बहुत बड़ा आदमी बन गया देखते ही देखते। अब वो जब बड़ा बन गया, सब कुछ हो गया, उसके पास पैसा हो गया, और इसी बीच में जब पैसा हो गया तो उसने क्या किया कि वहाँ की लोकल लीडरशिप में भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। वहाँ पे इलेक्शन हुआ मेयर का, और जब जिसके पास पैसा होता है वो बहुत सारी चीज़ों को खरीद भी लेता है। ये सच है, ये दुनिया भी देखती है, सारे लोग जानते हैं। तो कैस्ट्रा ब्रिज शहर का ये हैंचर्ड मेयर बन गया। अब जब मेयर बन गया तो वहाँ के चुनिंदा लोगों में शामिल, क्या वो नगर का प्रमुख बन गया उस बहुत बड़े शहर कैस्ट्रा ब्रिज का। आगे क्या होता है कहानी में दोस्तों, अब इधर सूजन, एलिजाबेथ और न्यूसन रह रहे होते हैं। होता क्या है कि इसी बीच में सूजन को न्यूसन चला जाता है किसी समुद्र की यात्रा पर, काफ़ी दिन हो जाते हैं, वापस नहीं लौटता है। टाइम बहुत हो गया था, धीमे धीमे गुजरता चला गया। अब सूजन को लगा कि न्यूसन की डेथ हो गई है, न्यूसन की डेथ हो गई है। इसी बीच में सूजन आती है किसके साथ? एलिजाबेथ को लेके। हाँ, न्यूसन से एक बेटी भी हो गई थी। ये एक इस कहानी का ट्विस्ट रहता है जो छिपा के रखते हैं आरडी। अब होता क्या है कि सूजन एलिजाबेथ को लेके फिर से उसी तलाश में चली जाती है कि शायद हैंचर्ड हमें कहीं पे मिल जाए। वो धीमे धीमे उसी दुकान पे पहुंची, उसी जगह पे पहुंची जिस जगह पे उसे सेल किया था, उसकी बोली लगा दी थी, उसका ऑक्शन हुआ था, उसी दुकान पे पहुंची। उसने उस महिला से पूछा कि हैंचर्ड का कोई अता पता है। वो महिला ने बताया कि बगल में जो एक बहुत बड़ा शहर है, उस शहर का वो मेयर बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया है हैंचर्ड। उस महिला ने ये जानकारी दी
सूजन को। अब सूजन अपनी बेटी को लेके चली जाती है। अब जब पहुंचती है उस शहर में तो देखा कि एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है। उस होटल में नीचे बहुत सारे लोग जा रहे हैं। उस होटल का मालिक भी वही होता है और वहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ी मीटिंग को वो कंडक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो शहर का मेयर था और वो उस शहर की तमाम समस्याओं जो उसके पार्षद होते थे वो रख रहे होते हैं और उन पर वो विचार कर रहा होता है। कौन? माइकल हैंचर्ड। तो अब ये नीचे से दूर से देख रही होती है सूजन अपनी बेटी के साथ इस सारी चीज़ों को कि देखिए हैंचर्ड किस तरह से बदल गया, कितना बड़ा आदमी बन गया हमारा हस्बैंड। अभी भी उसके दिमाग में ये था सूजन के। तो अब उसी टाइम पे एक करेक्टर और इसमें एंट्री होती है डोनाल्ड फारफ्रे की। ये एक यंग मैन होता है डोनाल्ड फारफ्रे, जो कि एग्रीकल्चर का एक अच्छा जानकार होता है, पढ़ा लिखा यंग मैन होता है। और ये भी वहाँ पहुँचता है। उसने एक लेटर भेजा अंदर मिलने के लिए, किससे? हैंचर्ड से। अब हैंचर्ड एक बड़ा कारोबारी, जो छोटा सा वीट का कारोबार था उसका, जो मतलब अनाज का एक वो मर्चेंट था, एक बड़ा मर्चेंट भी बन गया था और ये काम इसका भी था, किसका? डोनाल्ड फारफ्री का। तो अब इसने लेटर भेजा माइकल हैंचर्ड को, तो हैंचर्ड ने बता दिया कि ठीक है, आप एक बगल के होटल में आप रुकिए, मैं शाम को आपसे मिलता हूं। अब सूजन भी अपनी बेटी एलिजाबेथ को लेके वहीं पे पहुंच जाती है। माइकल हैंचर्ड वहाँ पे इस डोनाल्ड फारफ्री के साथ मुलाकात करता है, उसे कन्विंस करता है कि आप इसी शहर में रहिए। ये बाहर से आया था। उसने बोला माइकल हैंचर्ड ने कि हमारे शहर की जो स्थिति है वो अनाज का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है जितनी खपत है हमारे यहाँ, कंजम्पशन ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है। इन वजह से आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के एक अच्छे जानकार हैं, आप यहाँ की जो एग्रीकल्चर सिस्टम को सुधारिए और ताकि प्रोडक्शन भी बढ़े। ये इस तरह की दलील देता है, कहता है, लेकिन फारफ्री पहले तो मना कर देता है, लेकिन ज़्यादा कहने पर फिर वो कन्विंस हो जाता है, तैयार हो जाता है इस कैस्टाब्रिज में रहने के लिए। इसी बीच में जब ये बात चल रही थी, सूजन अपनी बेटी एलिजाबेथ को एक लेटर लेके भेजती है, किसके पास? माइकल हैंचर्ड के पास। माइकल हैंचर्ड उसे देख के सामने से सूजन को देखता है तो पहचान लेता है। उस लेटर को दिया, उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इस तरह से आई हूँ, यहाँ पे हूँ। वो जिसे आपने सेल किया था वो उसकी डेथ हो गई। अब ये लेटर आता है इसके पास, तो बाद में वो मिलने के लिए कहता है कि उस जगह पे मिलेंगे, एक जगह पे आप पहुंचिए। तो उसी जगह पे शाम को हैंचर्ड पहुंचा, क्योंकि वो एकदम से पब्लिकली नहीं मिल सकता था कोई इस तरह की महिला के साथ जो कहीं रह रही थी, घूमते फिरते आ गई थी, क्योंकि अब वो शहर के उन प्रमुख लोगों में शुमार हो गया है। तो अब आगे क्या होता है कि जब हैंचर्ड शाम को मिलने के लिए उसी जगह पे सूजन के पास आता है, लेकिन एक समस्या ये भी थी कि माइकल हैंचर्ड का रिलेशन इधर जब अकेला पड़ गया था, ज़िंदगी में अकेला पूरी तरह से हो गया था, तो उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो ऐसे में एक सपोर्ट किससे? ल्यूसेटा से मिल रहा था और ल्यूसेटा के साथ उसके रिलेशन भी हो गए थे। अब उस रिलेशन को भी अचानक से इससे तोड़ नहीं सकता था या इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। हालांकि ल्यूसेटा बाद में चाहती थी कि माइकल हैंचर्ड से उसकी शादी ना हो, ये शादी चाह रहा था, लेकिन कुल मिला के टर्म्स इन दोनों के बन चुके थे, कभी हाँ था कभी ना हो रहा था, ये सब कुछ चल रहा था। अब ऐसी बीच में सूजन की एंट्री हो जाती थी, हालांकि इन दोनों की शादी की तारीख भी तय हो जाती थी। सूजन की एंट्री होने पे ये सारा काम होल्ड हो जाता है। अब उधर क्या होता है कि जब शाम को मिलते हैं तो माइकल हैंचर्ड कहता है कि तुम यहाँ पे रहिए, शिद्दत के साथ रहिए, इसमें पूरा हम रेंट देंगे या आप अच्छे से रहिए, हम वक्त आने पे आपके साथ दोबारा फिर से शादी कर लेंगे। क्योंकि होता ये है ना कि ये इसे सेल कर दिया था, सेल हो जाने के बाद फिर उस पर उसका हक नहीं होता है, कैसा? धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि ये भी इसमें माना जाता है। तो अब सूजन के साथ उसका मिलना जुलना ये शुरू हो गया, एलिजाबेथ के साथ भी। अब वक्त आता है सूजन के साथ हैंचर्ड अपनी शादी कर लेता है और इधर डोनाल्ड फारफ्रे आता है, वो किसके साथ? ल्यूसेटा के साथ उसके टर्म्स बनने लगते हैं। और इधर इसने अपना जो अनाज का जो कारोबार था वो काफ़ी बड़े पैमाने पे फैला दिया। अब हैंचर्ड को लगने लगा कि इस आदमी को मैंने यहाँ पे रोका था, अब ये हमें कंपटीशन दे रहा है, हमारा एक प्रतिद्वंदी बन रहा है, और अब इसे हैंचर्ड को लगा कि मुझे इसे डाउन करना चाहिए, डोनाल्ड फारफ्रे को। अब इसने चाल चलना शुरू कर दिया, ये कहा कि अब की बार हम ज़्यादा रेट पे यहाँ पे वो ख़रीदेंगे, गेहूं की ख़रीद करेंगे, मौसम जो है वो
ठीक नहीं होगा। उसके बाद ऐसा उसने पता किया, कई सोर्सेज से, कई जो भविष्य वक्ता थे उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त है, मौसम ख़राब हो जाएगा, ऐसे में अगर अभी कोई गेहूं खरीदता है वो उस टाइम पे और ज़्यादा रेट पे बेचेगा। तो इसने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन मौसम अच्छा हो गया। किसको पता क्या, मौसम अच्छा हो गया और इधर डोनाल्ड फारफ्रे ने उसी कम कीमत में ही खरीदा था जो उसका रेट चल रहा था। और अब हुआ क्या, जब मौसम अच्छा हो गया तो इसे बहुत बड़े घाटे पे से बेचना पड़ा। इसमें इसने अपने मैनेजर को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब वो सीधा पहुंच गया, ये था जो कहाँ पे, डोनाल्ड फारफ्रे के साथ। अब लेकिन इसकी स्थिति ऐसी नहीं रही थी कि इसने तत्काल बेच दिया बड़े घाटे के बाद, लेकिन कुछ दिन के बाद मौसम फिर से बिगड़ गया और डोनाल्ड फारफ्रे ने तब अपना सेल किया। उसे बहुत तगड़ा उस काम में प्रॉफिट हो गया और इसे बहुत बड़ा घाटा हो गया। किसे, माइकल हैंचर्ड को। कहानी में आगे ट्विस्ट ये आता है कि अब डोनाल्ड फारफ्रे किसके, ल्यूसेटा के साथ रिलेशन में आ जाता है और इधर इसका कॉम्पिटिटर भी बन जाता है लगातार। अब इसे लगता है कि हमारा दो तरीके से, क्योंकि सूजन के साथ शादी हो जाने के बाद भी ये ल्यूसेटा के साथ अपने टर्म्स को बनाए रखना चाह रहा था, लेकिन धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ रहा है। सूजन का एक दिन तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। माइकल हैंचर्ड उसका इलाज भी करा रहा था लगातार, लेकिन इसी बीच में उसने एक पत्र लिखा और उस पर सील लगा दिया और उस पत्र को रख दिया और उस पर लिख दिया था कि ये पत्र को सूजन की शादी के बाद खोला जाए। अब ये खोला जाए, पत्र लिख दिया सूजन ने। अब इसी बीच में सूजन की डेथ हो जाती है। हैंचर्ड बहुत परेशान हो जाता है कि अब उसे लगता है कि अब वो फिर से एक बार अकेला हो गया, वही दौर फिर से समय आने लगा उसका वापस। अब जब कुछ इस तरह का हो गया तो सूजन की डेथ हो जाती। एलिजाबेथ को अब इसे लगता है कि अब हम जरा एलिजाबेथ को, अभी तक एलिजाबेथ को ये नहीं मालूम था कि ये उसका फादर है, ये उसे सौतेला पिता मानती थी। तो माइकल हैंचर्ड ने ये समझा, आज मैं अपनी बेटी को ये बता दूं कि मैं ही तेरा बायोलॉजिकल फादर हूं, क्योंकि वो अपने फादर न्यूसन को मानती थी। अब जब बताने को हुआ, उससे पहले वो ऊपर गया और उसने एक लेटर देखा जो रखा था सूजन ने। तो सूजन का जब उसने लेटर खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि एलिजाबेथ जो है वो आपकी बेटी नहीं है, क्योंकि आपने जब हमें सेल कर दिया था उसके 3 महीने बाद इस एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी और न्यूसन से जो पैदा हुई बेटी थी उस बेटी का नाम मैंने एलिजाबेथ जेन ही रखा था, ताकि उसकी याद थोड़ी सी कम हो जाए, उसका दुख थोड़ा सा कम हो जाए। इस चीज़ को जैसे ही हैंचर्ड ने उस लेटर में पढ़ा, क्योंकि उसे शक तो हुआ करता था कि एलिजाबेथ में वो फीचर्स नहीं दिख रहे हैं, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं जो मेरी बेटी में थी, लेकिन ये 20 साल का एक बड़ा अंतर था जब ये मिले थे एक दूसरे से। तब उसे लगा कि शायद ये जो है मेरी बेटी नहीं है। लेकिन खैर, ये समय के साथ परिवर्तन हुआ होगा तो उसने समझा कि ये वही है। लेकिन जब उस लेटर को खोला तो वो चौंक गया। अब जब चौंक गया तो उसे हुआ क्या कि अब वो अपनी बेटी से उस तरह का बर्ताव नहीं कर रहा था, बहुत दुखी होने लगा था, परेशान होने लगा था, एक बार फिर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने लगा और उसका व्यवहार भी अपनी बेटी एलिजाबेथन के लिए बदल गया था। एलिजाबेथन जो कि बिल्कुल उसकी माँ की डेथ के बाद वो खुद भी टूट गई थी, तो जब उसके फादर का व्यवहार बदला तो वो एक बार कब्र के पास जाती है अपनी माँ के और वहीं पे आ जाती है ल्यूसेटा। कहाँ पे, उसी कब्र पे, और वो भी आती है उसकी डेथ की खबर सुन के, और इधर इनकी बेटी एलिजाबेथ भी पहुँचती है। तो ये ल्यूसेटा उसे मिल जाती है। किसे, ल्यूसेटा इसे एलिजाबेथन को, दोनों मिल के बताते हैं कि हम भी अकेले हैं, हम भी अकेले हैं। तो वो दोनों आते हैं, अब दोनों मिल जाते हैं और वो कहती है एलिजाबेथ ल्यूसेटा से, और ल्यूसेटा भी बोलती है एलिजाबेथ से कि अब आप हमारे घर पे रहिए हमारे साथ। अब इस बात को जो माइकल था वो अप्रूवल दे देता, कह देता ठीक है आप ल्यूसेटा के साथ रह सकते हो, और ल्यूसेटा भी कहते कि इसी बहाने से तुम हमारे यहाँ पे आते रहोगे। लेकिन होता क्या है कि इसी बीच में डोनाल्ड फारफ्रे ल्यूसेटा के यहाँ पे आता जाता है, और वो जब यहाँ पे आता है ल्यूसेटा के साथ, अब माइकल हैंचर्ड भी अकेला था, वो आके ल्यूसेटा के पास दबाव बनाता है क्या कि तुमने जो हमें बहुत सारे पत्र दिए हैं वो मैं एकदम पब्लिकली कर दूंगा, तुम्हें हमारे से शादी करनी होगी। अब और हाँ, एक बात और कि ये जो डोनाल्ड फारफ्रे था ल्यूसेटा के साथ साथ एलिजाबेथ से भी उसकी इंटीमेसी हो रही, मतलब वो क्लोज आ रहा था इसके, एलिजाबेथ के। अब डोनाल्ड
का आना यहाँ पे, और इधर माइकल हेंचर्ड का एक दबाव देना लिसेटा पे ये दिया, और उसने कहा कि जल्दी से हम तुम्हें सुबह ही ये काम कर लेना है, नहीं तो हम ये सारे लेटर को पब्लिकली कर देंगे। लिसेटा ने उसे बहुत बोला, समझाया कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन अगले ही कुछ क्षण के बाद जैसे ही माइकल हेंचर्ड वहाँ से जाता है, लिसेटा डोनाल्ड फारफ्रे को बुलाती है और शादी कर लेती है ताकि कुछ और आगे माइकल हेंचर्ड कर न सके। ये बात होती है। अब जब इन दोनों की शादी हो जाती है, दोनों साथ साथ रहने लगते हैं, और इधर माइकल हेंचर्ड को एक बार लिसेटा बुलाती है, समझाती है कि देखिए हमारे जो लेटर आपके पास हैं वो प्लीज़ हमें वापस कर दीजिए, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, आप ऐसा मत करो, उन लेटर को अपने पास मत रखिए, आपको नहीं रखने चाहिए। तो किसी तरह से माइकल हेंचर्ड को दिमाग में आता, कहता ठीक है मैं आपके उन लेटर्स को वापस कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अब आप अपनी ज़िंदगी को जिएँ। अब जब ऐसा कर देता है, और इधर एक बहुत बड़ा इसके व्यापार में आपको बता ही चुका हूं घाटा आ गया था, तो अब ये लॉस में चलने लगा था माइकल हेंचर्ड। तो और इधर वाइफ की डेथ और इसे बेटी को लेके ये एक तरह से रहस्योद्घाटन होता है क्या कि ये इनकी बेटी नहीं है। तो अब इस तरह से वो टूट जाता, तो इनके वापस देता है ये लेटर, और वो किसके, इसी उनके यहाँ पे जो काम करने वाला मैनेजर था उसी के हाथों। अब वो उनसे लुसेटा से चिढ़ रहा था, जिस आदमी को उन्होंने दिए थे ये लेटर तमाम सारे, ये वापस कर देना जाके। तो उसने उन लेटर्स को पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में ले आया, बता दिया क्या कि ये लुसेटा के इस तरह के लव लेटर्स हैं। और ये बातें लोगों ने सुनी कि क्या कि डोनाल्ड फारफ्रे की वाइफ के जो रिलेशन थे वो माइकल हेंचर्ड के पास थे। तो उन लोगों ने माइकल हेंचर्ड और लुसेटा का एक बहुत बड़ा क्या बनाया, वो पुतला बना के गधे पे बिठा के घुमाया चारों तरफ। घुमाने पे ये क्या किया कि इस तरह से इनके टर्म्स थे, और उस चीज़ को लुसेटा ने देखा जैसे ही बाहर, तो लुसेटा बेहोश हो गई उस चीज़ को कि मेरी बदनामी इस ढंग से हो रही है। तो उसे देख के लुसेटा बेहोश हो जाती है, और उधर पुलिस आ जाती है और उन चीज़ों को, उन पुतलों को बाहर फेंकवा देती है एक नदी में, लेकिन लुसेटा बेहोश हो जाती है। डोनाल्ड फारफ्रे जैसे ही आते हैं, लुसेटा उन्हें ये बता पाती है कि देखिए बाहर मेरी बदनामी कुछ इस तरह से होती है, माइकल हेंचर्ड के साथ मेरे रिलेशन थे, उन रिलेशन को अब यहाँ पे पब्लिक में ले आया है कोई आदमी, और जिस वजह से अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। और इतना कहते कहते लुसेटा की डेथ हो जाती है। लुसेटा की दोस्तों डेथ हो जाती है। आगे क्या होता है कि अब डोनाल्ड फारफ्रे एलिजाबेथ के साथ उसका जो बातचीत और ये सब कुछ होने लगा था, इसी बीच में एक और काम होता है कि न्यूसन आता है माइकल हेंचर्ड के यहाँ पे, और एलिजाबेथ होती है डोनाल्ड फारफ्रे के साथ। अब वो जब आता है और वो कहता है माइकल हेंचर्ड से कि हमारी बेटी एलिजाबेथ कहाँ है, माइकल हेंचर्ड झूठ बोल देता है, क्या तुम्हारी बेटी की डेथ हो गई है। सूजन, ये न्यूसन वहाँ से वापस चला जाता है। माइकल हेंचर्ड को जैसे ये इल्म होता है क्या कि मैंने गलत बोल दिया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी दिन एलिजाबेथ जीवित है ये पता लग जाएगा, तब हमारा और ज़्यादा बुरा होगा। तो अब वो दौड़ के जाता है, इस आदमी को ढूंढता है, लेकिन ये आदमी तब तक निकल चुका होता है। अब इसी बीच में होता क्या है कि एक मामला आता है माइकल हेंचर्ड की कोर्ट में कि इस मामले को देखना है, और वो मामला उसी महिला से रिलेटेड था जिसकी वह दूध दलिया या चाय की जो शॉप थी, उसका मामला इसकी कोर्ट में आता है क्या कि इस मामले की सुनवाई करना, इसकी पंचायत करनी है। तो माइकल हेंचर्ड जैसे ही बैठता है उस गद्दी पे कहता है, लेकिन वो महिला एकदम से चीखने लगती है कि नहीं, हमारे इस मैटर को वो आदमी नहीं सुन सकता है जिसने अपनी वाइफ को 5 गिन्नी में बेचा था। ये बात एकदम जंगल में आग की तरह पूरे कैस्टाब्रिज शहर में फैल जाती है क्या कि माइकल हेंचर्ड ने अपनी वाइफ को सेल कर दिया था न्यूसन नाम के आदमी को 5 गिन्नी में। ये तो बहुत गंदा आदमी है। तो समझ लीजिए वेल्थ तो उसकी घट रही थी, लगातार घाटा चल रहा था, और राजनीतिक जो प्रतिष्ठा थी वो भी कमज़ोर होने लगी थी। तो पैसा भी ख़त्म होने लगा था, और जो उसका पद था वो अब पूरा होने को है, अगली बार इलेक्शन में फिर से जाना है, उस स्थिति में नहीं रहा, और उसके चुनाव भी हार जाता है। अब तो ना तो अब वो मेयर रहा, और पैसा भी अब लगातार ख़त्म होता चला जा रहा है। उस शहर में बदनामी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी थी माइकल हेंचर्ड की, कोई आदमी अब उसे इज्जत से नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। और इधर क्या होता है कि माइकल हेंचर्ड अपनी बेटी एलिजाबेथ को, जब ये इस डोनाल्ड फारफ्रे
के ज़्यादा पास आती है तो वो कह देता है ठीक है तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। तब तक ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब क्या होता है, इन दोनों की शादी हो जाती है। माइकल हैंचर्ड उस शहर में रहने लायक नहीं स्थिति में रहता है, वो दूर चला जाता है। लेकिन जब उसे पता लगा कि माइकल हैंचर्ड की शादी इसके साथ हो रही है, एलिजाबेथ के साथ, तो माइकल हैंचर्ड की बेटी एलिजाबेथ की शादी डोनाल्ड फारफ्रे के साथ है और उसमें वो अब उस स्थिति में नहीं रहा, वो शहर छोड़ के चला गया। वहाँ से आया तो उसने एक पिंजरा लिया, एक चिड़िया को लिया कि ये गिफ्ट में हम अपनी बेटी एलिजाबेथ को दे देंगे, क्योंकि अब उसे एलिजाबेथ को लेके थोड़ा सा सहानुभूति होने लगी थी, क्योंकि सारे लोग उसके जा चुके थे दुनिया छोड़ के। अब थोड़ी सी उम्मीद और एक सहारा, एक नाम जिसके सहारे ज़िंदगी जी सकता था, वो एलिजाबेथ थी। जैसी भी थी, सौतेली बेटी थी, उसकी वाइफ के साथ उसकी मदर थी वो बायोलॉजिकल, हालांकि वो बायोलॉजिकल फादर नहीं था, तो एक रिलेशन था इसके साथ, तो इसी के नाम के साथ वो जीता रहेगा, ऐसा सोचने लगा माइकल हैंचर्ड। तो जब आया तब तक वहाँ आ चुका था न्यूसन आया। न्यूसन ने सारी कहानी अपनी बेटी को एलिजाबेथ को बता दी कि तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी हो, तुम्हारे फादर वो नहीं है जो जिसे तुम समझ रही हो, उसने तो अपनी वाइफ सूजन को बेच दिया था, मैंने ही ले लिया था और मेरी ही तुम बेटी हो। ये सब हकीकत जैसे ही पता लगती है। और उधर माइकल हैंचर्ड उस पिंजरा को लेके आता है, तो जैसे ही आता है तो ये सारे लोग उस पर सवार हो जाते हैं, उसे डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं। माइकल हैंचर्ड पिंजरे को वहीं छोड़ के चला जाता है, बहुत दूर निकल जाता है, शहर से काफ़ी दूर निकल जाता है। कुछ दिन के बाद जब सूजन ने देखा, एलिजाबेथ ने देखा एक वो पिंजरा, उसमें लिखा हुआ था क्या कि वो माइकल हैंचर्ड अपनी बेटी को एक गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। उसके पास अब कुछ नहीं रहा था, सब कुछ व्यापार उसका पूरा ख़त्म हो चुका था। शहर में जो उसने एक प्रतिष्ठा बनाई थी, एक बड़ा राजनीतिक जो प्रभुत्व बनाया था, वो भी ख़त्म हो चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं रहा था। ये पिंजरा लेके आया था, एक चिड़िया को लेके आया था। जब उसे देखा तो एलिजाबेथ का भी दिल पिघलने लगा। अब वो निकलने लगी खोज में, हमारे अपने फादर कहाँ पे हैं। डोनाल्ड फारफ्रे के साथ, न्यूसन के साथ माइकल हैंचर्ड को ढूंढने के लिए निकली। माइकल हैंचर्ड काफ़ी दूर जब एक दूसरे गांव में पहुंची तो बताया कि माइकल हैंचर्ड यहाँ पे था, कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो चुकी है। और उसने कह दिया था कि माइकल हैंचर्ड की डेथ को किसी को भी ना बताया जाए, इस एलिजाबेथ को बिल्कुल भी इस मेरी मौत के बारे में ना बताया जाए, मेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई ना रहे, हमें कोई बोले ना, मेरा नाम कोई ना ले, मुझे कोई सुने ना, मेरी कोई बात ना करी जाए, इस तरह का कह के गया था माइकल हैंचर्ड। तो दोस्तों, थॉमस हार्डी अपने इस नॉवेल का द एंड करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। यस गाइस, थैंक यू वेरी मच।